नमस्ते साथियों, गांव सरकार की 59वीं कड़ी में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले कड़ियों में बातचीत हम करते आ रहे हैं कि गांव का पैसा, गांव का पावर गांव को मिले, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो जिससे हम चर्चा करेंगे वो है एक न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। पिछले मैंने चर्चा किया था, वो पत्रकार महोदय से चर्चा किया था, अब एक न्यायाधीश महोदय से चर्चा करेंगे। मेरा जो इन विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों से चर्चा करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ये लोग गांव की पृष्ठभूमि से लोग आए हैं। उन्हीं लोगों से मैं बात करता रहता हूँ जो कि पूर्ण रूप से बचपन उनका गांव में बीता और फिर समाज वो उसके बाद वो शहर में आके नौकरी करने लगे। लेकिन किस तरह से वो लोग गांव छोड़ने के बाद भी शहर में आके भले बस गए हैं, लेकिन वो गांव के बारे में क्या सोचते हैं और गांव के जो व्यवस्था है कैसा, बचपन में गांव की व्यवस्था क्या थी, और ये लोग गांव में जाते भी रहते हैं और आज भी देख रहे हैं वो गांव की व्यवस्था कैसे चली है। तो ये इससे इन लोगों से बातचीत करने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप ये जानिए कि ऐसा नहीं है कि गांव में जो लोग रहते हैं वही गांव के बारे में सोचते हैं, वो लोग भी सोचते हैं जो गांव में नहीं है। और मेरा यही उद्देश्य है कि एक समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जब इस बात के दृष्टिकोण को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में जो बात हम लोग जिस मुद्दे को उठाए हैं गांव की सरकार का, उस मुद्दे के कितनी महत्ता है और कितनी प्रासंगिकता है। तो इसी सिलसिले में आज जो बात का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे नियाज अहमद साहब, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और गांव से आए हैं। और ऐसा नहीं है, जो सेवा काल में भी वो निरंतर गांव से जुड़े रहे और जब भी उनको मौका मिलता अपने गांव जाते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं और अपना इस बीच में उन्होंने गांव में अपने स्तर से जितना भी हो सकता था गांव में योगदान भी किया। तो आइए हम नियाज अहमद साहब से बात करते हैं इस श्रृंखला में। हमने एक विशेष अतिथि के रूप में श्री नियाज अहमद साहब को आमंत्रित किया है और उसका कारण ये है कि नियाज अहमद साहब गांव के रहने वाले हैं। बस्ती जिले में एक निदूरी गांव है और वहाँ के ये निवासी हैं और बचपन में गांव में रहे, गांव के और वहाँ से निकल के ये अपनी पढ़ाई लिखाई करके और फिर न्यायिक सेवा में आए, मुंसिफ बने, डिस्ट्रिक्ट जज रहे और अंत में वो रिटायर हुए, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के एक्टिंग चेयरमैन के पद रिटायर हुए। और इनका बड़ा लंबा अनुभव रहा है पूरे इस जीवन के इस काल में भी। वो जब नौकरी में थे तब भी वो गांव जाते आते रहते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को समझते थे। तो उनसे ही हम आज आपसे इसलिए हम बात करना चाहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि हम समाज के हर वर्ग से बात करेंगे, पत्रकार से, जज से, IAS से, प्रोफेसर से, सभी क्षेत्र के लोगों से बात ही करना है कि वो गांव के बारे में क्या सोचते हैं और गांव सरकार के बारे में क्या समझते हैं और उनके हिसाब से गांव सरकार बननी चाहिए या नहीं, या जो व्यवस्था चल रही यही चलते रहनी चाहिए। और पहले जो है देश जब आज़ाद हुआ तो वैसे उस समय व्यवस्था क्या थी। नियाज साहब की विशेषता ये भी है कि इनको क्यों मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया कि जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से ये पूरे देश को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी लगभग पूरा 75 साल पूरा कर रहे हैं। तो आज़ादी के समय से देश को देखते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनसे ही शुरुआत करूँगा। तो नियाज अहमद साहब, ये हमको बताइए कि ये जो आपने नौकरी तो आपने कब रिटायर हुए आप? 2006 में। हाँ, उसके बाद और 2011। हाँ। चूंकि दो सर्विसेज हो गई। हाँ। पहली सर्विस जो थी वो जुडिशियल इसकी थी और उसके बाद पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल से मैं 2011 में रिटायर हुआ 30 जून। हाँ। और एज डिस्ट्रिक्ट 30 जून 2006 को 5 साल यूँ गुजारा। तो गांव में आप कितने सालों तक रहे ये बताइए? गांव में मैं रहा हूँ करीब 1963 तक। तो 47 से लेकर पैदाइश से लेकर 1963 तक मैं अपने गांव निदूरी में ही रहा। हाँ, तो आप बताइए आपके उस समय गांव आपके हिसाब से उस समय गांव कैसे होते थे? गांव में इतना प्रेम था कि इस बात का कोई बड़ा और छोटा खेत तो लोगों के पास कमोबेश ज्यादा कम थे, लेकिन किसी आदमी को कोई नीचा समझे
या ऊंचा समझे, इस तरह की कोई स्थिति थी ही नहीं। हम लोग जो है हालांकि कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी जो हम लोग के यहाँ हलवाहे कहलाते थे, हल चलाते थे, हम लोग उनकी भी इतनी इज्जत करते थे कि कभी उनका नाम नहीं लिया, और अगर कभी नाम ले लिया तो घर वालों ने वो झापड़ लगाया कि जिंदगी भर याद रहेगा कि तुमने उनको तुमसे बड़े हैं उनका नाम क्यों लिया। तो तब से लेकर के आज तक हमारी जो भी, हम उनको बाबू कहकर पुकारते थे। तो गरीबी तो थी, गरीबी थी, लेकिन मतलब आपके हिसाब से गरीबी थी, लेकिन सामाजिक ताना बुना जो है आज ऐसा नहीं था। मतलब अरे साहब, इतनी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं थी। चाचा, काका, मामा और न मतलब जो है सब इसी तरह से सब थे। और ये जो हिंदू और मुस्लिम वाला मामला था, कभी तो जाना ही नहीं कि क्या हिंदू होता है क्या मुसलमान। मेरे पिताजी हेड मास्टर थे जूनियर हाई स्कूल हरैया में, और ब्राह्मण के लड़के हाथी पर चलने वाले भी उतर जाते थे जब अब्बा को हमारे देखते थे, और फौरन पैर छूते थे, और अब्बा से आशीर्वाद लिए हुए वो बगैर कभी आगे बढ़ते ही नहीं। ये रुतबा था और ये इज्जत थी। हिंदू मुसलमान कोई चीज नहीं था। एक दूसरे के शादी ब्याह में हम लोग इतना शरीक रहते थे कि जैसे लगा कि हमारे घर में शादी और उनके यहाँ हो तो अपने घर में, और हमारे यहाँ हो तो उनको ये लगा कि हमारे यहाँ शादी, ऐसे शरीक रहते थे। तो मतलब गरीबी में रहते हुए भी गांव में कोई दिक्कत नहीं थी, एक तरह से लोगों में प्रेम मोहब्बत थी। एक चीज जरूर थी कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो हम लोग के यहाँ पानी नहीं पीते। हाँ ठीक है, हाँ, वो उनका धार्मिक, अपने धार्मिक वो था, लेकिन मोहब्बत व्यवहार में, मोहब्बत में, अरे साहब हम लोग इलायची और उनको लौंग कागज पे रख करके, प्लेट में कागज पे रखे, कागज पे लेके जाएं और उनको इलायची और लौंग ये पेश कर देते थे। इतना बहुत था उनके लिए, वो कुछ खाते नहीं थे, इतने से संतुष्ट थे। और मामा थे, काका थे, चाचा थे, ये थे, और कोई इसको बुरा भी नहीं मानता। अरे साहब कभी कोई बुरा नहीं माना, और हर वक्त एक दूसरे के सुख दुख के इतना शरीक थे कि 5-5 मील 6-6 मील हम लोग देखने चले जाते थे कि फलाने चाचा बीमार है। अच्छा ये बताइए, जो उस समय जो भी तो पंचायती व्यवस्था थी ना, पंचायत के प्रधान चुने हुए जाते थे। जी जी। तो वो प्रधान उस समय क्या करते थे? उस वक्त के प्रधानों को पैसा तो था नहीं, लेकिन उनका काम था जो भी मामला गांव के अंदर पैदा हुआ, कोई भी किसी का विवाद हुआ, पता चला कि साहब ये इनके दरवाजे बैल बांधने लगे, वो उनके ये सारे विवाद दीवानी कचहरी नहीं जाते थे, दरवाजे पर बैठ करके लोग बात तय कर देते थे कि तुम्हारी, बल्कि जा करके ईंट गाड़ देते थे कि तुम इसी जगह पर, यहाँ तुम अपने बैल बांधो, तुम अपने बैल बांधो, और सब मामला हल हो जाता। तो ये सब विवाद का जो आजकल जो मुकदमेबाजी खूब चल रही है और दूसरे से, ये सब उस जमाने में नहीं होता। उस जमाने में मुकदमेबाजी का कोई सवाल नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल केस कोई हो जाए कि कोई चोरी हो गई, कोई ये, तो उसके FIR वगैरह लिखाते थे, उसकी जांच होती थी। और लेकिन गांव से कोई कभी इस तरह की बात नहीं, कोई फलाने आदमी ले गए, बाहर से कोई आ गया, चोरी हो गई, तो ये होता था। लेकिन सब लोग जागरूक रहते थे, इसलिए चोरी भी बहुत कम होती थी। अच्छा ये बताइए, जो विकास की बात हो रही है ना कि गांव पंचायती सिस्टम जो वर्तमान में जो चल रहा है, ये एक संशोधन आया संविधान में, आप तो जान ही रहे, विधि विशेषज्ञ है, तो वो 73वां संशोधन आया और 92 से लागू हुआ, और उसके बाद 95 से गांव पंचायतों को पैसा दे दिया गया, उनको पावर दिया गया। तो ये जो गांव पंचायतों को फाइनेंस कमीशन के द्वारा पैसा आ गया, चुनाव आयोग बन गया उनका, हर 5 साल बाद चुनाव होने लगा, इससे गांव में क्या फर्क पड़ा? इस चुनाव से और पैसा आने से, पैसे के बिना पर कि पैसा के कैसे इस्तेमाल करें और मिल बांट करके खाएं, इस वजह से देश में इतना, गांव में तनाव हो गया
कि हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन सा हो गया। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे कि फला आदमी ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, ऐसे हो गया। और पैसे का इस्तेमाल बेजा होने लगा, नाजायज तरीके से लोगों के पास पैसे आ गए और वो अपराध के रास्ते पर बल्कि चलने लगे। नहीं, जैसे मान लीजिए 95 में वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग आ गया, पहली बार गांव में पैसा जाने लगा। 95 से लेके और ये है आपका 2021, करीब करीब काफी 25 साल हो गए। 25 साल में तो गांव में बहुत पैसा गया, हर कभी 20 लाख 30 लाख हर गांव में, अब तो करोड़ करोड़ जाने लगा। तो ये इतना पैसा गया तो गांव में कुछ विकास दिखता है आपको? कोई विकास नहीं दिखा। कुछ सड़कें बन गई, बस इतना ही देखा कि यहाँ कुछ सड़कें पक्की हो गई और बस इसके अलावा और कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने गांव में बाग लगवाया, कलमी बाग, और 15 बीघे में करीब, और इसी तरह से हमने ही कलम मंगवा करके गांव में बहुतों को बांटा और सबने पेड़ लगवाए हैं ताकि कम से कम हरियाली तो गांव में रहे, क्योंकि पुराने पेड़ एकदम साफ हो गए, कहीं है ही नहीं। तो लेकिन सरकार की जो पंचायती व्यवस्था है, इससे क्या क्या तरक्की हुई? बहुत पैसा गया होगा, मान लीजिए पैसा तो गया, औसत मान लिया अगर हर साल गया होगा 20 लाख 30 लाख। यूकालिप्टस के पेड़ के अलावा कुछ न लगा। जो पेड़ चाहिए थे, छांव के पेड़, हमारे गांव में कई एक पीपल के पेड़ थे, कई एक पाकड़ के पेड़ थे, दसियों इमली के पेड़ थे। आज एक भी पेड़ इमली का नहीं, एक भी पेड़ पाकड़ का नहीं, एक भी पेड़ पीपल का नहीं, एक भी पेड़ बरगद का नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। तो इस पंचायती व्यवस्था से ये सारी चीजें एकदम से खत्म हो गई, हाँ। और जैसे वो हमारी जहाँ पर हम लोगों का घर था, एक नदी बहती थी जिसका नाम था राम रेखा, और राम रेखा इसलिए कहते थे कि सीता जी इधर ही से गई थी तो उनको प्यास लगी, तो रामचंद्र जी ने एक रेखा खींच दी, तो उससे पानी निकल आया, तो पानी वही सीता जी ने पानी पिया था, तो उस नदी का नाम ही राम रेखा हो गया। आज वो नदी भी सूखी पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं, लोग पैदल आते जाते हैं, वो दरिया सूख गई। देख करके अफसोस होता है, आंख से आंसू बहने लगता है कि कितनी डुबकियां लगाए हैं इसमें, आज यहाँ पानी ही नहीं। हाँ, तो मतलब ये तो नहीं था कि राम के नाम पर नदी है तो भाई मुसलमान डुबकी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं, ये वजह नहीं है। नहीं, जो लोग पहले आजकल कहते हैं ना, नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने सैकड़ों डुबकियां लगाई, हजारों सैकड़ों डुबकी वही ना। अरे मैंने ये विनोद में कहा कि ऐसा नहीं है, मतलब इतना लोगों में लगाव था। अरे साहब कि आपस में उस गांव को हर तरह से अपना समझते थे लोग। हाँ, और किसी के घर अगर चूल्हा नहीं जला तो गांव वाले देखते थे कि आज उनके यहाँ जरा देखो तो भाई वो धुआं नहीं उठा है, तो वहां लोग पहुंचा देते थे राशन कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि इनका चूल्हा नहीं जला। देखिए, ये आलम था। जैसा हमारे कहना है कि जो ये पंचायती व्यवस्था है, जो सरकार पैसा दे रही है गाँव को, और जैसे जो 25 साल तो हो चुका है ना, हाँ, तो इसका ये मतलब है कि ये जो 25 साल जो व्यवस्था पंचायती व्यवस्था है, इससे कई विकृतियां भी आई। विकृतियां आएंगी, एक तो पैसा गया लेकिन विकास नहीं हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि गांव का जो भाईचारा था और गांव में जो संबंध था वो भी खत्म हो गया। हाँ। फिर गांव का जो मूल रूप है, जैसा आपने बताया कि पेड़ था, बरगद था, नदी थी, ये था, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव एकदम से प्राकृतिक रूप से वीरान हो गया। वो तो आपने कुछ पेड़ लगा दिया तो थोड़ी बहुत हरियाली है, इसीलिए लगवाया, लग गया। तो अब इसके लिए मेरा ये कहना है कि अब इस व्यवस्था को तो बदलने की जरूरत है, कि जो पंचायती व्यवस्था है वर्तमान में, इसको बदलने की जरूरत है। हमारा ये कहना है कि गांव की सरकार, एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं गांव सरकार की, और गांव सरकार की मुहिम ये है कि सारा जो सरकार पैसा देती है, देखिए अभी क्या है, गांव पंचायतें सरकार के विभाग के रूप में काम करती है। जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनको कहती है कि मेरा एक विभाग है, और वो गाँव सरकार कहती है कि ये करो वो करो, और उसी हिसाब से पंचायतें करती हैं। तो विभाग के नाते, जो जानते हैं विभागों में कितना भ्रष्टाचार है, तो उसी भ्रष्टाचार के नाते गांव में भी वही भ्रष्टाचार का आलम फैल गया। और उसी तरह से राज्य सरकार वोट, जात के नाम वोट मांगती है, सरकार बनने के लिए वही वोट का जातिवाद फैला दिया, खुल के आ गया जातिवाद। तो मान लें कहीं पहले थोड़ी बहुत जातिवाद होती थी, लोग दबा देते थे,
अब तो उसको उभारने वाले लोग हो गए, अब दबाने वाला कोई नहीं है, मिटाने वाला नहीं है। नहीं। अब अगर मौका मिल जाए तो जातिवाद को उभार देते हैं, उभार देते हाँ तुरंत। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि ये जो व्यवस्था है, अगर इस पूरे गांव के लोगों को पूरा पैसा दे दिया जाए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए गांव में जाना है, और उसकी एक व्यवस्था है पंचायत, जो गांव सरकार के जो अभी जो संविधान में जो व्यवस्था है कि गांव पंचायत है, गांव सभा है, गांव सभा द्वारा चुने जाने और गांव द्वारा चुने जाने पंच हैं, हर वार्ड से एक पंच चुने जाते हैं, और वो फिर हर 29 विभाग का अधिकार मिला हुआ है। तो अगर ये गांव को सीधे पैसा दे दिया जाए, गांव सभा की बैठक करा के तय कराया जाए कि क्या क्या काम गांव में होना चाहिए, और फिर जो 29 विभाग हैं उसको एक एक विभाग बना दिया जाए, गांव में 29 विभाग, वो विभाग काम करें और उस विभाग की देख रेख ग्राम पंचायत प्रधान करें। अगर इस व्यवस्था से चलाया जाए और सारी वो चीज़ें जो कि आप कहते आ रहे हैं पहले जैसा गांव था, तो क्या वो गांव का विकास भी हो सकता है और भाईचारा भी फिर गांव में आ सकता है? आप सोचते हैं क्या ऐसा? हाँ? अगर वैसी व्यवस्था लागू की जाए कि आपस में भाईचारा और मोहब्बत कायम हो जाए, आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहने लगे, वो ये कि बांटने के सिवा अब आपस में मेल की बात होने लगे, तो मैं समझता हूँ गांव अब भी चमन हो जाए और ये जो चमन था फिर से चमनदार रहे और गुलजार रहे। और अब जो है वो गुलजार जो है जलता हुआ दिखता है, तो कांटे निकल आए हैं हर तरफ, तो इसको मिटाने की ज़रूरत है। और हमारा देश हिंदुस्तान जैसा नाम है, ऐसा देश दुनिया के अंदर न बना है न बनेगा। मेरी समझ से कुदरत ने अपने हाथों से ही हिंदुस्तान की मिट्टी बनाई है। ये लोग, यहाँ की मिट्टी, आबो हवा, सब कुछ मेरे ख्याल से एक तिनका भी मैं समझता हूँ कि पूजनीय है, एक तिनका भी इसका पूजनीय है। ऐसी मिट्टी, ऐसे लोग, ऐसी भाईचारगी, ऐसी मोहब्बत जो मैंने देखी है, खुदा करे वो लौट आए। तो ये जो हमारा ये कहना कि देखिए असली तो 70% लोग तो गांव में रहते हैं, करीब 1 करोड़ लोग, 1 अरब लोग गांव में रहते हैं, बाकी तो 30 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। तो अगर गांव में ये सब विकास होने लगे, भाईचारा हो जाए, तो देश तो चमन में आए, देश का भी विकास होने लगेगा। अरे बिल्कुल होने क्योंकि और क्या आप समझते हैं कि बिना गांव के विकास के देश का विकास हो पाएगा? असंभव। बिना गांव के विकास के, शहरों के विकास से कुछ भी होना नहीं है। मैं समझता हूँ कि गांव के विकास में आदमी एक दूसरे का हमदर्द था, और शहर में एक आदमी अपने पड़ोस के ही आदमी का हाल नहीं जानता। यहाँ की जिंदगी और गांव की जिंदगी, जहाँ 5 मील पर कोई बीमार हुआ तो लोग जानते थे कि फलाने पनी जी बीमार हैं। चलो देखा हुआ है, हम लोग खुद अपने बचपने में अटवा, एक उपाध्याय लोगों का गांव था, वहाँ कोई बीमार हुआ, दावरपारा एक त्रिपाठी लोगों का गांव था, वहाँ कोई बीमार हुआ, कुदरही ठाकुर लोगों का गांव था, वहाँ मीलों दूर था, वहाँ कोई बीमार हुआ, जाते थे देखने। और वो लोग भी, पता चला फलाने मौलवी साहब बीमार हैं, वहाँ से पता चला देखने के लिए। और मैंने ये भी देखा है कि खैरात करने के लिए वो ठाकुर साहब पंडित जी जहुआ में धान गेहूँ रखवा करके अपने आदमियों से लाते थे गरीबों में बांटने के लिए, ताकि ये हमारा भाई ठीक हो जाए। ये खैरात की भावना थी, दान पुण्य की भावना थी। ये सब कुछ अपनी आंख से देखा है, जो नज़ारे अब गायब हैं। देखिए ये नियाज़ साहब ने, देखिए आपके सामने ये बातें बताई और कितनी मार्मिक बातें बताई, और क्या कि नियाज़ साहब आपको दुख होता है कि गांव हमारे बिगड़ गए और गांव के जो विकास है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है? गांव का विकास भी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपको कभी कभी दुख होता है क्या? अरे साहब, कलेजा फट के रह जाता है। जो देखा है अब वो नहीं देखते हैं, वो मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के दुख दर्द के कोई साथी नहीं है, सिर्फ तनहा जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तब लोग जीते थे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी। वो मजहब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह। वहाँ मजहब कोई मानी नहीं रखता था, मजहब उनके घर की चीज़ थी। आप अपना नमाज पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो, उससे आपसे कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं।
पंडित जी हमारे दरवाजे पे आके बैठेंगे, हम उनको इलायची, लौंग और इससे उन्हें पेश करते थे। दरवाजे पर बैठ करके बड़ा खुश होते थे, आशीर्वाद इतना देते थे, सर पे हाथ रख के कि बेटा जीते रहो, खुश रहो। क्या क्या दुआएं देते थे कि मैं कहते में आंसू भरा हो गया अभी कि लोगों की मोहब्बत। जो प्राइमरी में मास्टर थे पंडित बंसराज जी, वो ब्राह्मण थे और हमारे लिए वो कहते थे हमारा शेर है, हमारा बच्चा है। वो यूं प्यार करते थे मास्टर। अब वो सब चीज़ें न मास्टरों में है। अब लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी ये सब बातें नहीं आती। वो अपना गुणा भाग बता दिए और शायद बताए भी ना, वो बच्चे आए और गए, बस इतना ही रहता है, कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये रहे नियाज अहमद साहब। अब एक जज हैं और जज के रूप में भी इन्होंने बहुत अपनी प्रतिष्ठा कमाई। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रहे, उसमें भी इन्होंने बहुत नाम कमाया। लेकिन देखिए, इतने वर्षों के बाद, सब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी उस गांव की जो व्यवस्था है, जो भारत की जो गांव है, उनके महत्ता को, उनके ज़मीन को, उनकी प्रेम को, आपसी प्रेम को, लोगों को, भाईचारे को, और इन्होंने भूल नहीं पाए। मैं समझता हूँ ये जो गांव की सरकार की हम उनकी योजना है, वो हम यही इसीलिए हम लोग इस कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत को अगर पुनः आपको सोने की चिड़िया बनाने का कोई भी अगर अंदर ख्वाब में है आपके, तो बिना गांव को गांव बनाए हुए आपको गांव को गांव बनाने का मतलब कि गांव को शहर नहीं, बल्कि गांव को गांव बनाए बिना आप ये सपना पूरा नहीं कर सकते। तो ये एक हमारा बड़ा अवसर था कि नियाज अहमद साहब ने हमको समय दिया और इस पर चर्चा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बड़े भाई पांडे जी जो है, ये सदैव सत्य मार्ग पे चलते रहे और इतना सत्यता की वजह से इनमें इतनी विल पावर है कि किसी के सामने सर नहीं झुकाया, सत्य के सामने ही सर झुका इनका, और असत्य से ये कभी जूझने में देर भी नहीं करी। तो मैं इनका आज शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अता करूं कि खुदा इनको हमेशा ऐसे ही सदमार्ग पर चलाए और देश के लिए खिदमत करते रहें। हम इस देश के ख्वाहिशमंद हैं कि हमारा देश तरक्की करे। हमारे देश की मिट्टी हमारे खून में बह रही है और हमारे खून में हमारे पुरखों की जो इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में समा गए, हमारी मिट्टी वही है और इसी मिट्टी के हम हमेशा याद करते रहेंगे और हमेशा इसी के सामने सर झुकाते रहते हैं। खुदा को याद करते हैं, अपने वतन को याद करते हैं। वतन हमारा रहे, आबाद रहे, खुश रहे और प्रेम भाव बना रहे, हमारी यही कामना है। और हमारे देश के जो रहनुमा हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस कितनी खूबसूरत धरती को स्वर्ग बनाते ही रहें, बनाते चलें, न इसकी मिट्टी को स्वर्ग भी रहने दें। क्योंकि इनमें ये लिखा है कि जो चले गए स्वर्ग से, वो भी इस मिट्टी में जन्म लेकर दोबारा आना चाहते हैं कि हमें इसी मिट्टी में फिर से पैदा किया जाए। तो हमारी यही कामना है कि इस मिट्टी को उतना ही पवित्र, उतना ही प्रिय बनाएं कि स्वर्ग से भी लोग इसका वो करें, मतलब लोगों में यह भाव पैदा हो कि बजाय स्वर्ग के हम हिंदुस्तान में जन्म लेते। वाह, क्या बात कही आपने कि इतना भारत इतना पुण्य भूमि है कि नियाज साहब ने कहा कि जो लोग स्वर्ग चाह चुके हैं दोबारा अगर जन्म लें तो इसी पुण्य भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद नियाज अहमद साहब।